लॉन्च हुआ है और साथ में एक गाना है वो लॉन्च हुआ है। जो फिल्म है उसका नाम 48 कोस है और इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो राइटर हैं वो आप हैं राजेंद्र यश बाबू जी। ही इज़ फ्रॉम कुरुक्षेत्र। 48 कोस बोल चुका हूँ। 48 कोस के 48 कोस के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो यश बाबू हैं। ये आप खुद मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे पहले भी उन्होंने बहुत काम किया है और एक जो हमने फील किया है, जो हम मिले हैं इनसे, पैशनेट, ही इज़ फुल ऑफ पैशन और बिल्कुल गुथे हुए हैं सिनेमा के बीच में। और ये सदा ही हरियाणा की बेहतरी के बारे में सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे हरियाणा का नाम ऊंचा हो। वैसे भी हरियाणा का नाम दुनिया में बहुत ऊंचा है बिकॉज इट्स ए स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया और यहाँ से एक बहुत महान जो खिलाड़ी निकलते हैं। अब ये सब चाहते हैं। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी इज़ ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा and he is a well-known maker. I had a honor to work with him. और ये सब लोग चाहते हैं कि हरियाणा का नाम टॉप पे हो और हरियाणा का नाम डेफिनेटली टॉप पे जाएगा। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे मेकर्स हैं जो अपना अच्छा काम करना चाहते हैं। बात वहीं आती है 48 कोस की। 48 कोस के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर यश बाबू जी हैं जो कि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ में उन्होंने एक गाना जो है वो भी लॉन्च किया है। और खुशकिस्मती मेरी ये है कि उस गाने का म्यूज़िक भी मैंने दिया है और उसको गाया भी मैंने है। और ये पॉसिबल हो सका क्योंकि इनका विश्वास था कि ये गाना मेरे से ही होगा, मेरे इंटेलेक्ट से ही होगा। एंड आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो आई एम सो हैप्पी। नाउ एज आई इंट्रोड्यूस्ड हिम, नाउ आई वांट हिम टू टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल। And we have got Pankaj, very renowned actor friend, and who has done a really wonderful job. He is one of the main protagonists in the film, and he's done an excellent job. And now I would like to, I want कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो पहले इसके बारे में बोलें। हाँ जी, चलिए ठीक है। जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि पहले पंकज बोलेंगे। पंकज जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। फिल्म 48 कोस में मैंने गुरुकुल के आचार्य का किरदार निभाया है। बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है। इसमें काफ़ी ट्विस्ट है जिसका जिक्र मैं अभी तो नहीं करूँगा, लेकिन अच्छा लगा, मज़ा आया काम करके। और सबसे अच्छी बात यह है कि यश बाबू जी का जो प्रयास है, आज वो प्रयास सफल हुआ। वो अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचा जहां फिल्म पूरी हो गई, फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, फिल्म का गाना लॉन्च हुआ। ये मुंबई में हो रहा है, फिर ये चंडीगढ़ में भी बहुत बड़े लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी इसका प्रचार हो रहा है। और फिल्म, अच्छी बात यह है कि आज के दौर में फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो रही है, हरियाणा में बहुत सी स्क्रीन पर आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म को लोग देखेंगे और इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और बाकी फिल्म के बारे में डिटेल में जो बात करेंगे वो यश बाबू करेंगे। थैंक यू। नमस्कार। 48 कोस के बारे में जब मुझे पता लगा कि मैं 48 कोस जहाँ मैं रहता हूँ उसमें बहुत सी कहानियाँ छुपी हुई हैं, तब मैंने इसको लिखना शुरू किया। और फिर ऐसा समय आया जब आचार्य के रोल में मैंने पंकज बेरी जी को सामने रख के लिखा और एक सेठ धनी नाम के रोल में और श्यामलाल जी के किरदार में मैंने अरुण बख्शी जी को चुना। और जब मैंने इनसे स्टोरी के बारे में डिस्कस किया तो इन्होंने 1 मिनट से पहले हाँ कर दी। और सबसे बड़ा योगदान मुझे 48 कोस की परिधि में मिला, जहाँ मैं चाहता था शूट हो, वहाँ ये सभी कलाकार वहाँ पे आए। और मेरा जो सपना था कि मैं इसको
ऑन स्क्रीन लेके आऊँ, थिएटर में लेके आऊँ, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो फिल्म स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो पूरी नहीं कर पाते। अगर पूरी कर लेते हैं तो वो थिएटर में नहीं ले पाते। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा सपना पूरा हो रहा है और 8 जुलाई को मैं ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज कर रहा हूँ। और बाकी आप जो पूछना चाहें। 48 कोस क्या है थोड़ा सा उसके बारे में? 48 कोस जैसे पहले आज हम जिसको किलोमीटर बोलते हैं, उसके बाद उससे पहले मील बोलते थे। 48 कोस जींद, कैथल, कुरुक्षेत्रा, करनाल, पानीपत तक जो है वो 48 कोस है। 48 कोस जहाँ महाभारत हुआ था, जहाँ श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया है, वो ज्योतिषर में आता है। तो ये सारे के सारे जो है 48 कोस में 4 यक्ष समाये हुए हैं। कहा जाता है कि आज भी जो इंसानियत, धर्म, कर्म, विश्वास जो ये चल रहा है, माना जाता है, वो 48 कोस में आज भी किसी न किसी रूम में कायम है। और यही सभी कलाकार जो सभी पात्र हैं वो 4 यक्षों के ही अंश हैं। और कौन कौन से कलाकार हैं? सरस्वती का रोल किन्होंने किया है? सरस्वती का 48 कोस में जैसे हम 4 यक्ष की बात करते हैं तो वहाँ एक सरस्वती, जो सरस्वती नदी है, सरस्वती वहाँ पे विराजमान है। तो वो किरदार हमने एक महिला को दिया जो पुलिस इंस्पेक्टर के रूम में है, जिसके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है और वो पुलिस थाने में सारे झगड़े के केस निपटाती है और आखिर में उसको हम स्टोरी में विश्वास दिलाते हैं कि उसकी शादी हो जानी चाहिए। अरुण जी, और भी इसमें गाने होंगे? थोड़ा बताएं, म्यूजिक आपने दिया है। एक गाने के बारे में बता दूं पहले। गाना जो है वैसे कंपोज हो गया था किसी और के स्वर में। जब अरुण जी वहाँ पे आए तो इनको मैंने गाना सुनाया और मैं इनका कभी फैन रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त। जब ये इनका गाना आया था, तुना तुना आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, तो मैंने इनसे जब डिस्कस किया तो इन्होंने 1 मिनट से पहले हाँ कर दी और मुझसे कहा कि मैं वो गाना करूँगा। ये गाना वहीं से स्टार्ट हुआ है और बाकी गाने के बारे में ये बताएं। मुझे जब भी गाना गाने को मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि एक पैरेलल करियर जो है मेरा वो एज ए सिंगर है। मुझे याद है कि मेरा पहला गाना पंकज के ऊपर पिक्चराइज था और ये जो यहाँ पे एक पोस्टर पड़ा हुआ है उसमें जो राइटर हैं राजेश जौहरी साहब, दिवंगत हैं, उन्होंने लिखा था। और जब भी मुझे गाना, आज पहले तो ये होता था कि जिस फिल्म में काम करो तो वहाँ पे गाना मिलता था कि आप गाना भी गा दीजिए। आजकल ये है कि जिस फिल्म में पन्नू जी रोल मिलता है तो वो बोलते कि एक गाना बना दीजिए। इसका मतलब है कि गाना बना दीजिए, आपको लिखना है तो लिख भी दीजिए, म्यूजिक भी दीजिए और गा भी दीजिए। और मुझे पूरी आज़ादी मिलती है। मुझे इस गाने में भी ना एक बड़ा अलौकिक सा एक सुख मिला। मुझे लगा कि जैसे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और करवा रहा है। ये कृष्ण भगवान करा रहे थे। बाद में लगा कि एक एक शब्द, एक एक कंपोजिशन, एक एक आरोह, अवरोह, आलाप, ये सब जो आपने देखा है, ये आपको लगेगा नहीं कि ये मतलब एक ऐसे आदमी ने किया जो एक्टर है, पर उसी ने उंगली पकड़ी है कृष्ण भगवान ने और उन्होंने इसको बनाया है और वो चला है। और उसके बाद लोग ऐसे मिलते गए हैं और पता नहीं इसका आरोह जो है चलता इतना शानदार बनता गया। और जब भी सुना गया, ये लता जी के स्टूडियो में किया, लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में मैं हर एक रिकॉर्डिंग करता हूँ। वहाँ का रिकॉर्डिस्ट नीरज जी, उन्होंने इसको किया। और मेरा साथी जो मेरा प्रोग्रामर था उसका नाम है हेलो साहब ने, खट्टर साहब ने इसको सुना था इस गाने को, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि भाई ये तो कुछ अलग ही गाना है, राइट सर? उन्होंने कहा था कि ये कुछ अलग ही गाना है। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड। एक गाना मिलने के बाद में, एक गाना सुनने के बाद में ऐसा लगता है मैं रेलेवेंट हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और हाँ जी सर, एक जमाना था, आप
गाने गाने की वजह प्रोड्यूसर से पान मांगते थे। जी 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 पेमेंट नहीं मांगते थे, पान मांगते थे, तो यहाँ क्या सीन रहा? जी नहीं, इसके लिए उतने ही पान वाले पैसे मिले हैं, क्योंकि ये उसमें म्यूजिक डायरेक्टर भी था, उसमें रिकॉर्डिस्ट भी था, उसमें सब कुछ वही था और पैसे ना के बराबर थे। उसमें मोहब्बत थी, प्यार था और इनका पैशन था। एक आदमी पैशन से काम कर रहा है, इनके आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी कॉर्पोरेट नहीं था। राजेश जी, कोई कॉर्पोरेट नहीं था, अकेला वन मैन आर्मी था। इट वॉज लाइक पान में सुपारी भी नहीं थी। अभी मैं पान खाऊंगा, बड़ा सुखी हूँ क्योंकि आप लोगों ने पसंद किया। मेरी ऑडियंस आप हो, ये कैमराज हैं और आप लोग हो, आपके चेहरे पे जो ईमानदारी के जो एक्सप्रेशन मुझे मिल रहे हैं, आई एम सो ऑनर्ड। आई एम पन्नू जी, आई एम सो ऑनर्ड। अनिल भी यहाँ पे हैं और आप सब लोग यहाँ पे हैं, प्रमोद भी हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मुंडे जी कि ये गाना आप लोगों ने पसंद किया है और खट्टर जी ने भी पसंद किया और हमारे राजेश जी ने भी पसंद किया इसको। आते ही इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गाना है। तो गाने की कहानी ये है। अब ये गाना हमने ये भी देखा है कि हमारे एक गाने ने पूरी फिल्म को बहुत बूस्ट किया, और ये मैं कहूँ कि उसको सुपरहिट भी किया। हमारा पहला गाना तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, फिर दुनिया थी ठा ठा ठा, और फिर बड़े काम का बंदर, नाचे तो धर्मेंद्र, रोए तो राजेंद्र, फिर अमिताभ बच्चन जी की फिल्म आंखें, पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। ये गानों ने फिल्म को बहुत आगे लेके जाए। मेरी दिल से ख्वाहिश है और मेरी दुआ है इस फिल्म को, ये छोटी सी प्यारी सी फिल्म जिसमें कि मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा काम किया है, इस फिल्म को आगे लेके जाए। ये गाना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अंदर से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इसमें ऐसी बरकत पड़े इस फिल्म में, इस गाने की वजह से, इनके अच्छे काम की वजह से, कि हमारे डायरेक्टर ने उसके बाद 48 पास पार्ट 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, क्योंकि 48 कोस जो है वो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं। हमने इतने प्रवचन सुने, और वहाँ पे जो स्वामी जी हैं कुरुक्षेत्र के, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके यहाँ पे हमने शूट किया इसको, गाना वहीं पे शूट किया और गाने में उनकी प्रेजेंस भी है। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच कि आप ने अपने चरण कमल जो है इस गाने में आप आए हैं और इसकी शान को बढ़ाया है। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। मैं चाहूँगा कि राजेश जी आप कुछ कहिए प्लीज। मैंने तो पंकज जी के साथ भी काम किया है, अरुण जी के साथ भी काम किया है, और यश बाबू जी को मैं जानता हूँ पिछले 2-3 सालों से। और यश बाबू जी का जो पैशन है फिल्मों के प्रति, वो बहुत, इनके बारे में हमने सुना हुआ था। इन्होंने जब पहली पिक्चर पंख बनाई थी तब हमने बहुत कुछ सुना था इनके बारे में, कि एक छोटे से हरियाणा के शहर कुरुक्षेत्र में ये अपने ही तरीके से काम करते हैं और बहुत अच्छा। तो मेरी इस फिल्म के साथ शुभकामनाएं यश बाबू जी को, आर्टिस्टों को, सब ये पिक्चर सक्सेस हो। थैंक यू सो मच। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तेनाली रामा के बाद ऐसी छवि बनी, ऐसी छाप देशवासियों पे पड़ी कि गुरुकुल अगर इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट बनता है तो आपको याद किया जाता है। कितने ग्लैड मानते हैं अपने आप को? नहीं, मैं बिल्कुल, आपने हाँ ये तेनाली रामा का जिक्र किया, तथाचार्य का जिक्र किया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो एक यादगार शो था, है, और यादगार कैरेक्टर है जो हमेशा रहेगा याद लोगों को। लेकिन उस तरीके से छवि नहीं, मतलब हाँ मुझे एक कैरेक्टर ये मिला, मैंने किया। एक अभी फिल्म आई थी देहाती डिस्को, उसमें भी एक, लेकिन वो नेगेटिव कैरेक्टर था, ये अलग शेड का कैरेक्टर है। तो और भी मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं अलग अलग किस्म के किरदार करता रहूं और करता भी हूँ। तो छवि तो नहीं बनेगी, बनने नहीं दूंगा, एक तरह की छवि तो नहीं बनने दूंगा। बाकी जो किरदार आ रहे हैं वो अलग अलग किस्म के हैं। हाँ, ये अच्छा किरदार था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब यश बाबू ने मुझे सुनाया। और दूसरा क्या था कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं लोगों को पता ही नहीं मैं हरियाणा से हूँ, तो ये भी एक मकसद था कि फिल्म करूँगा। मैं कुरुक्षेत्र से मेरा जुड़ाव रहा है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र रही है, और कुरुक्षेत्र कभी जाने का उस तरीके से मौका नहीं मिला था, तो इस फिल्म के ज़रिए वहाँ पहुँचा भी, 5-6 दिन वहाँ पे रहा, उसके बाद फिर गया।
तो आनंद आया, मज़ा आ रहा है। पंकज जी, किस प्रकार का किरदार है आपका? अगर किरदार की बात करें, जिस प्रकार से हमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में कुछ कॉन्स्पिरेंसी नज़र आ रही है कि गुल गुरु में कुछ समथिंग हैपन, कुछ हो रहा है वहाँ। हाँ, कुछ हुआ है गुरुकुल में वो, और उसका कारण भी ये आचार्य जी हैं, लेकिन वो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है, इसका जिक्र मैं नहीं करूँगा। वो अगर यश बाबू चाहेंगे तो वो जिक्र करेंगे, मैं वो जिक्र नहीं कर सकता। यश जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? क्या कुछ रीज़न रहा पंकज जी को खास करके उस कैरेक्टर में आपको कास्ट करना? वो कैरेक्टर सूट ही इनके पर ऊपर करना था। जो ये कर गए हैं शायद कोई और ना कर पाता। मैं वही कहना चाहूँगा कि जो कैरेक्टर मैंने लिखे थे सोच के, और जो आप लिखते समय सोचते हैं और आपको वो मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि फिल्म सफल हो गई और वो कामयाब मैं उसमें हो गया हूँ। और रही बात कि आचार्य जी क्या करते हैं, वो मैं भी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत कुछ है इस फिल्म में। आप 48 कोस को हल्के में मत लो, जब नाम ऐसा है तो काम भी बहुत बढ़िया होगा इनका भी। और सस्पेंस अगर बना रहे तो 8 जुलाई तक, बाद में रिव्यू भी आप ही दोगे कि फिल्म कैसी रही। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, इनका कास्टिंग एजेंट कोई नहीं है। ये पहले ये डायलॉग, ये कैरेक्टर लिखते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। सोने के बाद में फिर सपने में आता है कि ये कौन हो सकता है, हु इज द राइट पर्सन और द राइट लेडी और द जेंटलमैन हु फिट्स द बिल। उसके बाद अगर पंकज हैं तो पंकज को फ़ोन करते हैं। इनका कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, ये खुद ही हैं। ये इनमें कहीं ना कहीं डिविनिटी है, और डिविनिटी होना बहुत लाजमी है। ये उस ज़माने के ये थिंकिंग है, जब जो डायरेक्टर होता था वो सोचता था इसके लिए कौन होगा। 60s में, 70s में, इवन इन 80s, 70s और 80s में। उसके बाद ज़माना बदला, कास्टिंग डायरेक्टर का एक उपाधि निकल के आई है। तो मैं भी उसी शुमार में था कि जब लिखा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये वो है। तो मुझे फ़ोन नंबर पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के, एक तो इस दुनिया में कोई किसी को फ़ोन नंबर देता नहीं है, ये नया चलन शुरू हुआ है। हम लोग तो फ़ौरन देते हैं ताकि अच्छा आदमी अच्छे से मिले, तो व्हाई नॉट, इट्स ए गेम। लेकिन इनका जो है वो ये है कि पहले कैरेक्टर लिखते हैं, फिर रात को सपना आता है कि वो फला फला आदमी है, उससे कांटेक्ट होता है, सीधी स्पष्ट बात है। उसके ऊपर अपना पूरा दाव लगा देते हैं और वो इनका काम भी हो जाता है। बोले पोले आंदा रब राखा, जो पोला बंदा होता रब राखा ही है। और ये फिल्म में सारे कैरेक्टर कहाँ से, am I right, sir? बिल्कुल हाँ, सही। हाँ, डेफिनेट कीजिए ना। यस। तो अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किरदार जो आपका, इसका गाना तो ठीक है, समझ में आ गया लोगों को कि गाना तो ठीक है, लेकिन जो किरदार है मुंशी जी का, लाला जी का, वो मुंशी क्या जी का है रोल किरदार? नहीं है, हाँ? मुंशी जी नहीं है वो। हाँ, आपने मेरे अच्छा, दिल आप को बताइए, जला आप दिया यश कि जी, आप गाना बताइए। तो ठीक है, गाना कैसे सिर्फ ठीक है छोटे। आपने ये तो सुना होगा कि कोई प्रॉपर्टी डीलर बन गया तो आगे 4 प्रॉपर्टी डीलर और हो जाते हैं। जब कमाई होती है तो एक इंडस्ट्री खुली, होटल बन गए तो होटल ही लग गए। तो आपने कभी ऐसी फिल्म नहीं देखी होगी जिसमें एक दानवीर अगर 10 रुपये बांट रहा है तो उनके सामने लाला श्यामलाल जी 100 रुपये बांट रहे हैं। इनमें ये कंपटीशन है और सबको मोक्ष पाना है। जो 48 कोस है, वहाँ श्री कृष्ण ने युद्ध के समय जब महाभारत हुई तो जितने भी हमारे युद्ध में मारे गए तो उनसे जो भी पूछा गया कि हे परमात्मा, इनका संस्कार कैसे होगा, तो उन्होंने उसी समय वरदान दिया था, ये कहा था कि इस धरती पे 48 कोस में जो भी जन्म लेगा या जहाँ मरण होगा जिसका भी, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। लेकिन आज की डेट में हर आदमी मोक्ष पाना चाहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप बड़े लाड प्यार से उनके लिए जन्मदिन मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, सब कुछ करते हैं। और वही औलाद जब उनकी बहू आ जाती है तो उनको घर से निकाल के अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। तो वो ये कंपटीशन में है, अनाथ आश्रम भी ये बनाते हैं, धर्मशालाएँ खोलते हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। सबसे ज़्यादा अमीर आदमी अरुण बख्शी जी हैं। आप सब इनको पकड़ के रखना, अगली फिल्म भी ये करेंगे। मुझे लगा कि मैं कुछ लाइनें जो इन्होंने लिखी हैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने सुनी भी नहीं थी। मैंने ये स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, लेकिन एक पहली लाइन जो
पहली लाइन मुझे सुनने को मिली और बोलने को मिली वो ये था कि मेरा अहंकार तुम्हारे अहंकार से कहीं बड़ा है। जब ये सुना तो मैंने कहा यार ये टेंजेंट कौन सा है, इट्स अ ह्यूज टेंजेंट, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये लाइन से पूरे द्वार खोल दिए और आई एम प्राउड कि वो जो लाइनें बोलने को मिली, जो कैरेक्टर एक किरदार करने को मिला, इट वाज रियली फैंटास्टिक। आपने बहुत अच्छा लिखा है सर। पता नहीं कौन से ऐसे मोमेंट्स पे ये सरस्वती माँ आपकी ज़बान में, आपकी सोच में आई है। मेरे ख्याल से आपको एक परिपक्वता के साथ में जिंदा रहते हुए भी मोक्ष मिल ही गया है, उसके लिए मरना नहीं पड़ता है, जिंदा रह के आपने मोक्ष प्राप्त किया है। ये जो 48 कोर्स का सब्जेक्ट आपने चुना है, इसको एक डेफिनेशन दिया है और कैसे सब लोगों ने आपकी मदद की है और सब लोगों को आपने इकट्ठा किया है। मैं तो कहूँगा कि आप जादूगर हैं और आपके अंदर की जो डिविनिटी है, इट इज़ ए सक्सेसफुल डिविनिटी और बहुत ही पॉजिटिविटी है। और इस फिल्म में बहुत बहुत पॉजिटिविटी है सर, बहुत पॉजिटिविटी है मुंडे जी। एंड पन्नू जी, ये फिल्म करके एक बहुत सुख मिला है। आप देखिए हमारे पंकज का चेहरा देखिए, एक संतुष्टि है। अगर आप और भी कलाकारों को देखेंगे, उनको जो रोल दिए गए हैं, बहुत संतुष्टि है। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश द फिल्म, आई विश माई सॉन्ग, यू विद योर ब्लेसिंग्स, इट शुड बी ऑन टॉप चार्ट एंड द फिल्म शुड बी ह्यूज सक्सेसफुल। एक और बात भी थी, जब हमने ये भी फिल्म का जब डेट निकाली, हमने रिलीजिंग डेट की 8 जुलाई की, तब सीएम साहब को जब पता लगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को पता लगा, तो उन्होंने इसका पोस्टर रिलीज किया था। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठो, मुझे स्टोरी के बारे में बताओ क्या है। जब मैंने उनको प्रोमो दिखाया तो उन्होंने फिर मुझे और बिठा दिया और यही कहा कि मुझे पूरी स्टोरी बताओ। तो मैंने फर्स्ट टाइम ये फिल्म की कहानी उनसे डिस्कस की थी। तो बहुत उम्मीद है थी उनको भी कि हमारे 48 कोर्स के बारे में किसी ने ये काम किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस क्षेत्र में, मतलब धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र ये है, उसको जितना भी हम बढ़ावा दे सके उतना हमने पूरा प्रयास किया है। और 48 कोर्स मेरे हिसाब से इस समय की सफल फिल्म होगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत कहानियाँ लिखी हैं, बहुत से राइटर हैं जो नए से नया कंटेंट लेके आते हैं और पब्लिक उसको ज़्यादा पसंद करती है। ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, जैसे कि आपको अरुण जी ने भी कहा और पंकज जी ने भी कहा। अगर इनको पसंद आया है तो मैं समझता हूँ पब्लिक को भी पसंद आएगा, और अगर ये पब्लिक थिएटर में जाके पिक्चर देखेगी तो उसको ज़्यादा आनंद आएगा। बहुत से लोग OTT प्लेटफॉर्म के लिए इंतज़ार करते हैं, तो उनको सिर्फ 2 महीने का और इंतज़ार करना पड़ेगा। 48 कोर्स 8 जुलाई को सिनेमाघरों में आ रही है। मेरी सबसे एक विनती होगी कि प्रोड्यूसर को जिंदा रखने के लिए थिएटर में जरूर जाएं और इस पिक्चर को देखें, ताकि मैं फिर और भी नए कलाकारों को हमेशा मौका देता रहूं। और अरुण जी ने जैसे बात कही, मैंने अब तक जो भी फिल्में बनाई हैं, पहले मैंने फिल्म का टाइटल लिया, उसके बाद मैं फिल्म लिखता हूँ। पहले मैं कोई प्लान नहीं करता कि मेरी स्टोरी क्या होगी। फिल्म का नाम, अभी हम 4 फिल्में और बना रहे हैं। एक राजेश बब्बर जी भी मेरी फिल्म को डायरेक्टर है, वो नाम बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और आप 48 कोर्स के लिए तो बधाई दे सकते हैं। जो जी यश जी, धवन जी बहुत कम फिल्में करते हैं, उनको कैसे तैयार किया आपने, उनका किरदार क्या है? इस रोल के लिए पहले तो मैंने जब लिखा था तो परीक्षित सानी जी का किरदार लिखा था, क्योंकि धनीराम जी जो जिस एज में है, हम लोग सब बुजुर्गों को नकारा कर देते हैं, तो मुझे वो कैरेक्टर लिखते समय परीक्षित सानी जी दिखे थे। तो परीक्षित सानी जी से जब भी मेरी बात होती थी तो उन्होंने यस तो कर दी थी स्टोरी के लिए, लेकिन कोविड के चक्कर में उन्होंने लास्ट में कहा, यार तुम तो जवान हो, तुम अपनी फिल्म पूरी करो, मेरे चक्कर में मत रहो। फिर मैंने अनिल धवन जी को अप्रोच किया। अनिल धवन जी भी उस समय फ्री थे, तो उनको भी पसंद आया, अपनी कहानी पसंद आई, बोले मैं आ रहा हूँ। तो आए, वो भी मेरा अनुभव रहा। वो बड़े स्टार हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया। उनका मुकाबला श्यामलाल जी के साथ है।
ये हमारी फिल्म की शानदार जी हैं। बाकी आप मैं अगेन, क्योंकि माइक इज ऑन नाउ एंड इट्स हैपनिंग, मैं अगेन जो मेरे गाने के साथ में कृष्णा सॉन्ग के साथ में एसोसिएटेड है, दैट इज दिनेश रहाते, जो मेरे प्रोग्रामर हैं। और हमने इसको लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में किया था। वहाँ मकसद ये था कि ऑलवेज हमको एक ब्लेसिंग मिलती है और वहाँ की एक अजीब सी अलग सी डिविनिटी है। और उसमें हमारे रिकॉर्डिस्ट मिस्टर नीरज वो थे, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। एंड जो इसके राइटर हैं मिस्टर गौड़, संदीप गौड़, जिन्होंने ये गाना लिखा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू दिस ब्यूटीफुल टीम। एंड यस, हमारे साथ में हमारी जिन्होंने कोरस में गाया था और श्लोक बोला था, सुजाता जी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इसके जो आलाप हैं, जो कृष्णा आलाप है, वो दिनेश रहाते ने गाया है। एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक प्रोग्रामर and he is a wonderful singer also, and a talent to watch in the future. I wish my team very happy. God bless them. ऐसे ही संगीत का कारोबार चलता रहे, नए लोगों को आप चांस देते रहें। मैं I always make it a point कि अगर कोई टैलेंटेड है, अगर 19 भी है तो भी मैं चांस देता हूँ, and why not, उनका अच्छा हो जाता है। उनको स्पेशली मैं उनका नाम आगे करता हूँ और उनको रेकमेंड भी करता हूँ, ताकि एक जो पौध है, जनरेशन है, उसको आगे जाने का मौका मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से वो छोले भटूरे वेट कर रहे हैं हमारी, और छोले भटूरे चीख के बोल रहे हैं कि आप आइए और प्लीज आपको खा ही लीजिए। तो चलिए, मेरा मतलब है 48 कोर्स में छोले भटूरे भी हैं। विशिंग, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। पन्नू जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे कुछ लास्ट में प्लीज? पन्नू रिपीट, दिनेश रहाते, जो कि मेरे प्रोग्रामर हैं, उन्होंने इसका म्यूजिक अरेंज किया। मैं एक ही काम करता हूँ, जो भी मेरे पास आता है, जो भी स्ट्रगलर होता है, जो भी काम मांगने आता है, मैं उसके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ और अपना सब कुछ उसके ऊपर दाव पे लगा देता हूँ। ऐसे ही रहाते आए थे, उन्होंने कहा कि सर आई एम स्टूडेंट एंड आई वांट टू वर्क विद यू। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, मेरे साथ क्या है, मेरे में क्या खास बात है भाई? बोले आप मुझसे बड़े पागल हो। उनका पहला था अंदाज। मैं कहा यार चलो, आपने माना तो सही, मैं पगला हूँ। तो उनका इसका म्यूज़िक और बहुत सारी फिल्मों का म्यूज़िक, उसका अरेंजमेंट उन्होंने किया है। और फिर वो चीज़ें बनती जा रही हैं। और अभी भी जब चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको सुना था,